जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों, इस क्लास में पूर्ण रूप से इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम इस क्लास में? नीति निर्देशक तत्वों को हम पढ़ रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है और भाग 4 में है। ये किसमें है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। और इनको लिया कहाँ से गया है? इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर कल्याणकारी राज्य बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर कल्याणकारी राज्य बनाना। ये न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि नीतियों और कानूनों में इनका पालन करे। यानी कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को नहीं दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकता। ये राज्य पर निर्भर करते हैं, राज्य को देने हैं या नहीं देने हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से इन अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है। मौलिक अधिकारों के अंदर जो परिभाषा इसमें है वही इसमें है। इसमें क्या कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य का क्या मतलब है? उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उनके सभी अंग राज्य हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र, राज्य सरकारें, उनके सभी अंग, यानी कि जो भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराते हैं वे राज्य हैं। क्या हैं? राज्य के अंतर्गत हैं वे। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय द्वारा क्या नहीं कराया जा सकता? लागू नहीं कराया जा सकता। यानी कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को राज्य नहीं देता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसा समाज बनाए। राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है?
कि वो ऐसा समाज बनाए, सामाजिक न्याय यानी सबको बराबरी का दर्जा मिले, जितने भी नागरिक हैं सबको बराबरी का दर्जा मिले। दूसरी बात, आर्थिक न्याय, सबको जीवन की आवश्यक चीज़ें मिलें, जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी नागरिकों को मिलें। राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीति में समान अवसर मिले, यानी कि राजनीति में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि देश में समानता और भाईचारा कायम हो सके। सरल भाषा में जाने, सरकार को ऐसा माहौल बनाना है जहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात का भेद कम हो और हर किसी को समान अवसर मिले। ये अनुच्छेद किस में है? ये आपके अनुच्छेद 38 में है। मुख्य बातें इसमें, न्याय के 3 पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूरे देश में समानता और सुख शांति का वातावरण बना रहे। यह कल्याणकारी राज्य की सोच को आगे बढ़ाता है। अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है राज्य सभी नागरिकों को पर्याप्त जीविका का अधिकार। सभी नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त जीविका का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, धन और साधनों का केंद्रीकरण, मतलब कुछ लोगों के पास ही धन और साधन नहीं होने चाहिए, ये सभी के पास होने चाहिए। उत्पादन के साथ सबके हित में होनी चाहिए, उत्पादन के साधन सभी नागरिकों के हित में होने चाहिए। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि एक काम, जो भी काम कर रहे हैं एक काम को, उस काम के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान बराबर वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी काम की, कोई काम 15,000 रुपये में हो रहा है तो पुरुष को 15,000 दे रहे हैं और महिला को 12,000, ऐसा नहीं, बराबर पैसे मिलने चाहिए। बच्चों और मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ विकास का मौका मिले। ये सभी अनुच्छेद 39 में हैं। अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सहायता, यानी जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें फ्री में, बिना कोई पैसे लिए फ्री में कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। न्याय पाने में पैसे की कमी बाधा नहीं आए, यानी किसी पे पैसे नहीं है तो वो न्याय नहीं पा पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें शक्ति अधिकार दे ताकि वे खुद अपने गांव का प्रशासन विकास कर सकें। यानी कि ये ग्राम प्रधान होते हैं, ये इसी के अंदर हैं। सरल भाषा में कहें तो सरकार को गांव के लोगों के हाथ में स्थानीय सुशासन की ताकत देनी चाहिए ताकि वे अपने गांव का काम खुद तय कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, स्थानीय सुशासन को बढ़ावा और गांव के प्रशासन में जन भागीदारी। अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। इसमें क्या है, जो बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, विकलांग लोग हैं, इन्हें काम, शिक्षा और आर्थिक सहायता देना राज्य पर निर्भर है। राज्य की जैसी क्षमता है वैसा इनके साथ करेंगे वो। अनुच्छेद 42, मजदूरों के हित। काम करने की परिस्थितियां न्यायपूर्ण और मानवीय हों। जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ की परिस्थितियां न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मानवीय होनी चाहिए। प्रसूति, मातृत्व लाभ के लिए स्पष्ट रूप से समझें। मजदूरों, कर्मचारियों और कर्मकारों को सुरक्षित व स्वास्थ्यकर और इंसानियत के अनुरूप माहौल में काम करने का अधिकार होना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए।
और अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अन्य ज़रूरी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल पर असर न पड़े। 43, सभी मजदूरों को जीवन यापन करने के लिए उचित वेतन और काम की सुविधा, जीवन यापन कर सके मजदूर, उन्हें उचित वेतन और काम की सुविधा मिलनी चाहिए। 43 में मजदूरों को उद्योग प्रबंधन में हिस्सा देना। 44 में है समान नागरिक संहिता, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। ऐसा नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग, कोई व्यक्ति इस धर्म का है कोई इस धर्म का है तो इन्हें अलग अलग कानूनी, इनके ऊपर अलग अलग कानून लागू हो। यानी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इन्होंने कोई कृत्य किया तो उस कृत्य के लिए दोनों को बराबर, दोनों के ऊपर बराबर कानून लागू हो। ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून लागू हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा, मूल रूप से 1950 में अनुच्छेद 45 कहता था, राज्य का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये शुरुआत में पहले था और ये 10 साल का लक्ष्य रखा गया था। क्या था, ये अनुच्छेद कहता था कि 14 साल, कितने साल, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए और ये 10 साल तक का लक्ष्य था। लेकिन इसमें किया गया संशोधन, 86वां संशोधन किया गया 2002 में, और इसके अंतर्गत कर दिया गया 6 साल से कम उम्र, 6 साल से कम उम्र के लिए शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सरल भाषा में इसे समझें, ये पहले था 14 साल तक मुफ्त शिक्षा, अब ये ऐड कर दिया गया है अनुच्छेद 21 में, 21A में, और अनुच्छेद 21A है मौलिक अधिकार, और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये सुविधाएं देना। 46, कमजोर वर्गों का उत्थान, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जातियों, SC, ST, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे और उन्हें सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाए। सरल भाषा में कहेंगे, सरकार को SC, ST और गरीब वर्ग के लोगों की पढ़ाई लिखाई में मदद करनी चाहिए। ये बुक वगैरह मिलती हैं, इसी के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, भेदभाव और शोषण से बचाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा में प्रोत्साहन मिलता है, इससे आर्थिक विकास होता है और सामाजिक सुरक्षा। 47 अनुच्छेद में क्या है, जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करें, जन स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नशे वाली चीज़ों और हानिकारक खाने पीने की चीज़ों के सेवन को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश करें। यूँ कहें कि सरकार को लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है और नशे जैसी बुरी चीज़ों से रोकना है, ये इस अनुच्छेद में कहा गया है। स्वस्थ जीवन, अच्छा पोषण प्लस अच्छा स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, शराब, नशीले पदार्थों पर रोक, यह कल्याणकारी राज्य की सोच को मजबूत करता है। अनुच्छेद 47 में था ये। 48, कृषि और पशुपालन, खेतों में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती, गाय और बछड़ों की हत्या रोकना, यानी कि जो पशुधन, जो दुधारू पशु हैं उन पर विशेष ध्यान देना। 48 से ये पर्यावरण की रक्षा है, इसमें पेड़ पौधों, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करना 48A में राज्य की जिम्मेदारी है। 49, राष्ट्रीय स्मारक, राज्य का कर्तव्य है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अनुसार भारत के ऐसे स्मारक, स्थान और वस्तुएं जो राष्ट्रीय महत्व की हों उनका संरक्षण, रक्षा, रखरखाव करे। सरकार को देश के ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों, मंदिरों, मस्जिदों, किलों, पुरातत्व महल की ये सभी वस्तुएं, स्थानों की रक्षा करनी है। यह काम संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य है
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना। अगर हम रख रखाव नहीं करेंगे तो ये ताजमहल वगैरह हैं, ये कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो ये सुरक्षित पहुंचाने हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों तक। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सभी हैं, इनकी सुरक्षा करनी है, रख रखाव करना है। अनुच्छेद 50, राज्य का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका यानी कोर्ट और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ये अलग अलग करनी है। मतलब जो लोग कानून का पालन करवाते हैं, पालन कौन करवाते हैं? पुलिस करवाती है, प्रशासनिक अधिकारी। और जो लोग कानून की व्याख्या व न्याय करते हैं, न्यायाधीश करते हैं, इन दोनों के काम अलग अलग होने चाहिए। इससे न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहती है और किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में नहीं आती है। अंतिम 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत को दुनिया में शांति, भाईचारा और न्याय बनाए रखने हैं की दिशा में काम करना चाहिए। देशों के बीच झगड़े और युद्ध की जगह बातचीत और समझौते से समाधान निकालना है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नियम बने हैं उनका सम्मान पालन करना है। भारत को वैश्विक स्तर पर सहयोगी और जिम्मेदार देश के रूप में काम करना चाहिए। तो ये था थ्योरी वाला भाग। अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में दिए गए हैं, अभी हमने जाना। और अनुच्छेद क्या था? भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए थे, किस देश से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? ये गैर न्यायिक हैं, यानी कि न्यायालय में इन्हें नहीं ले आया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र स्थापित करना। ये सभी प्रश्न आप कर चुके हैं। अनुच्छेद 35 से 51, इसका आंसर ये है। किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? ग्राम पंचायत की स्थापना। ये प्रश्न, इसका आंसर ये है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू करने की शक्ति क्यों नहीं है? यह केवल सिफारिशें हैं, यह मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में इन्हें गैर न्यायिक रखा गया है। तो ये सभी सही हैं। क्या हैं? ये सभी सही हैं। सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 44 में थी। यानी कि धर्म जाति के आधार पर अलग अलग वो क्या कानून लोगों पर नहीं लगने चाहिए, समान रूप से लगने चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह काम के लिए उचित और मानवीय परिस्थितियां, अनुच्छेद 42 में, इसी में ही मातृत्व अवकाश वगैरह दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की राज्य व्यवस्था को? लोकतांत्रिक ये भी था, सामाजिक ये भी था और धार्मिक ये, तो प्रयुक्त सभी। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य इसी में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40 में, इसका आंसर ये है। राज्य को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। पहले ये 14 वर्ष तक के बच्चों को था और ये 10 वर्ष तक के लिए लाया गया था, लेकिन संशोधन करके अब 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया है और इसे 21A में मौलिक अधिकार बना दिया है। 47, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है 47 अनुच्छेद। 48 से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से है। नीति निर्देशक तत्व किस संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों के साथ संतुलित किए गए? 42वां संविधान संशोधन। 43, श्रमिकों के लिए जीवन यापन की पर्याप्त मजदूरी, ये भी क्वेश्चन सब कर चुके हैं। 46, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के हितों के लिए संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39A, गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता,
इसमें दिया है 39A में। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किन 3 भागों में है, श्रेणियों में? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ये 3 श्रेणी हैं। 50 न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग, 50 आर्टिकल में है। कौन सा अनुच्छेद गाय और अन्य मवेशियों के वध पर, यानी कि पशुओं के संरक्षण, 48, और इसी में 48A में वन्य जीव और पर्यावरण, और ये पशुओं के संरक्षण, गाय बछड़े, इन सभी से संबंधित है 48। 49 राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों से, जैसे ताजमहल, लाल किला, इन सभी को संरक्षण देना है। नीति निर्देशक तत्व का प्रवर्तन किसके हाथ में है? विधायिका के हाथ में है। तो हमने क्वेश्चन भी कर लिए इस तरीके से। नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट करा दिए। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगली क्लास हमारी रहेगी मौलिक कर्तव्य की, और हम मौलिक अधिकार करा ही चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।